नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। देश दुनिया की खबरों की बात करेंगे और सबसे पहले देश की आज की सबसे बड़ी खबर की बात। जी हां, हिजाब मामले पर आज कर्नाटक के हाईकोर्ट के 3 जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें हाईकोर्ट की बेंच ने कहा हिजाब को लेकर धर्म की अनिवार्यता नहीं है। साथ ही जजों की बेंच ने हिजाब विवाद को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को लेकर अब देश भर में प्रतिक्रिया मिल रही है। एक तरफ जहां कई कैबिनेट मंत्री समेत तमाम लोग फैसले का स्वागत कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस्लाम खुद को आस्था के नियम से परिभाषित करता है, तो वहीं कई ऐसे भी हैं जो कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले से इत्तेफाक नहीं रखते। ऐसे में एक नाम है असदुद्दीन ओवैसी का और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती सईद का। ओवैसी ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही। महबूबा ने हाईकोर्ट के फैसले को निराशाजनक बताया। उन्होंने कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि महिलाओं के अधिकारों को खारिज किया जा रहा है। एक तरफ लोग कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कोर्ट के फैसले पर कई लोग सवाल भी खड़े कर रहे हैं। इस सब के इत्र आज का महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिर हिजाब वाकई जरूरी है या फिर हिजाब के बहाने सियासत की जा रही है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और तमाम अपडेट इस पूरे मसले से जुड़ी हुई आप तक पहुंचाएंगे। मेहमान हमारे साथ यहां पर जुड़ेंगे। उससे पहले अपडेट आपको हम ये दे दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दे दी गई है। कर्नाटक की 2 छात्राओं ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए चुनौती दी है। हिंदू सेना के नेता सुरजीत यादव ने भी कैविट दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट के फैसले पर रोक का एक तरफा आदेश न देने की मांग की है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को हिजाब विवाद पर फैसला देते हुए कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म में आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है। उसने कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति देने के लिए मुस्लिम छात्राओं की याचिकाओं को खारिज कर दिया। अदालत ने इसके साथ ही राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर लगाए गए प्रतिबंध को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट के 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि स्कूल की ड्रेस का नियम एक उचित पाबंदी है और संवैधानिक रूप से स्वीकृत है, जिस पर छात्राएं आपत्ति नहीं उठा सकती। कर्नाटक सरकार ने हर किसी से इस आदेश के पालन का अनुरोध किया है कि शिक्षा जरूरी है। वहीं मुस्लिम छात्र संघ कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने संविधान विरोधी आदेश के खिलाफ प्रदर्शन किया और संवैधानिक और निजी अधिकारों की रक्षा के लिए प्रयास करने का आह्वान किया। तो तमाम मसले को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं, सियासत भी तेज हो रही है। जहां राजनीतिक पार्टियों के बड़े चेहरे इस फैसले को लेकर कहीं स्वागत करते नजर आ रहे हैं, तो कहीं पर इसे लेकर ये कहा जा रहा है कि जो महिलाएं हैं उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। ये महबूबा मुफ्ती की तरफ से कहा गया। लेकिन इस बीच में ये बता दें कि हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। कर्नाटक की 2 छात्राओं ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट से याचिका दाखिल करते हुए चुनौती दी है। आपको बता दें, शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं को कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया। तो हिजाब विवाद को लेकर कोर्ट के फैसला आने के बाद, कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद तमाम सियासत भी तेज हो गई है। जहां ओवैसी की तरफ से इससे असहमति जो है वो जताई गई है फैसले को लेकर, तो वहीं महबूबा मुफ्ती ने
पूरे मसले को लेकर ये कहा कि महिलाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है। वहीं इस पूरे मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी अब मामला पहुंच गया है। वहां पर याचिका दाखिल की गई है 2 छात्राओं की तरफ से। हिंदू सेना के नेता सुजीत यादव ने भी कैविट दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट के फैसले पर रोक का एक तरफा आदेश न देने की मांग की है। तो आपको बता दें, हिजाब विवाद उडुपी से शुरू हुआ था, जहां पर कुछ छात्राओं ने जो है हिजाब पहनकर कक्षा में जाने की बात कही, लेकिन इसको लेकर मना किया गया तो विवाद बढ़ने लगा। धीरे धीरे प्रदर्शन हुआ, पूरे देश में इसका असर देखने को मिला। राजनीतिक बयानबाजी भी इस पूरे मसले को लेकर सुनने को मिली। वह इस बीच में अब हाईकोर्ट की तरफ से फैसला सुना दिया गया। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को हिजाब विवाद पर फैसला सुनाते हुए कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म में आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है। उसने कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति देने के लिए मुस्लिम छात्राओं की याचिकाएं जो लगाई गई थी उनको खारिज किया। और ऐसे में कई सवाल इस पूरे मसले को लेकर खड़े हो रहे। क्या सिर्फ इस मसले को लेकर राजनीति हो रही है, सियासत की जा रही है, या फिर सच में ये इतना जरूरी है कि इसे लेकर जो है शिक्षा से भी ऊपर उठाया जा रहा है इस मुद्दे को। कई बार सवाल ये खड़ा हो जाता है कि आखिर शिक्षा जरूरी है या फिर इस तरीके से जो है अपनी धार्मिक भावनाएं हैं उनको संतुष्टि जरूरी है, क्योंकि दोनों ही मसलों में जहां लगातार देखा जाता है कि देश में महिलाओं के तमाम मुद्दों को लेकर बात की जाती है, सुरक्षा को लेकर बात की जाती है, उनके अधिकारों को लेकर बात की जाती है, और ऐसे में हिजाब पहनने को लेकर यह विवाद जिस तरीके से शुरू हुआ, इस बहाने सियासत भी तेज होने लगी। हिजाब विवाद सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। अब 2 छात्राओं ने याचिका लगा दी है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार इस मसले को लेकर विरोध जताया जा रहा था, देश भर में आवाज उठने लगी थी, ऐसे में अब कोर्ट के फैसले के बाद लोगों में कहीं संतुष्टि है तो कहीं असंतुष्टि भी देखने को मिल रही है। सरकार की तरफ से भी कहा गया था कि वो गुमराह हुई मुस्लिम लड़कियों का दिल जीतने की कोशिश करेंगे। तो इसी मसले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस पारिक जी जुड़ गए हैं। पारिक जी, बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। पारिक जी, जिस तरीके से लगातार ये मसला उठ रहा था और अब कोर्ट का फैसला भी आ गया है और अब इस मामले को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगा दी गई, किस तरीके से देखेंगे पूरे मसले को? देखिए, मेरा जो ओपिनियन है, क्या पहनना नहीं पहनना के बारे में कोई फोर्स नहीं करना चाहिए जी। इंडिविजुअल जिसको जो पहनना है, they can say it should be good, it should not be which is not looking proper, etc. जी। Otherwise nobody has authority to tell that you must only have this dress, you cannot have this dress. जी। All this is, I think it is totally contrary to the principles of fundamental rights. Every citizen has a right, and as long as it is not permitting anything which is criminal, etc., you cannot force them. That is my view. जी, पारिक जी, देखिए जिस तरीके से इसको लेकर तमाम ओपिनियन है, ये एक तरफ ये भी है कि ठीक है आप किसी को रोक नहीं सकते कि वो क्या पहनना चाहते हैं क्या नहीं पहनना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात आती है कि ठीक है अगर एक धर्म के लोग ऐसी बात करते हैं कि ठीक है हमें हिजाब पहनने दिया जाए, दूसरे धर्म के लोग कहेंगे हमें कल को हमें भगवा पहन कर आना है, या फिर तीसरे धर्म के, तमाम धर्म के, क्या शिक्षा पर इन चीजों का भारी होना कहीं ना कहीं किस तरीके से देखेंगे? शिक्षा को इसके बारे में कुछ लेना देना नहीं है। क्या पहनना, गुड ड्रेस, प्रॉपर ड्रेस शुड बी, बट फॉर अ वेरी स्मॉल प्राइमरी अप टू द 4th or 5th standard, जी, school provides that you must only wear this. It may be all right, but I don't think we should. They have a right to wear what they like, as long as what they like is nothing objectionable. You cannot stop them. So it should be free to everyone. Not every citizen of India must have a right to wear whatever dress which is not as I said, if it's something which is objectionable, then of course you can say, but you cannot insist or force someone that you should only wear this and you shall not wear anything else. That is both contrary to constitutional rights. It is also illegal
and it's a silly thing, you can't do it, what's the point? Let people, things are moving so much, people have a different dress, people go all over, जी different countries also have different dress, but that is the choice should be of the person. जी The person wants to follow what you say, perfect, but you can't force them. जी बिल्कुल, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। पारिक जी, अगर कोर्ट के फैसले को समझने की कोशिश करें, हाई कोर्ट की तरफ से जिस तरीके से फैसला दिया गया और ये कहा गया कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म में आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है, और कक्षाओं में जो हिजाब पहनने की अनुमति देने को लेकर याचिकाएं लगाई गई थी, वो याचिकाएं भी खारिज की गई। इस फैसले को किस तरीके से देखेंगे आप? देखो, ये फैसले को मैं राइट है रॉन्ग इसकी जरूरत ही नहीं है, कि कोई भी फैसला जो करना चाहिए वो जज को डिसाइड करना पड़ेगा क्या कॉन्स्टिट्यूशनल है। उनकी मान लो कि नहीं है, लेकिन उनको पहनना है, तो आप कैसे मना करोगे? इट इज नॉट पार्ट ऑफ देयर रिलीजन, बट सम पीपल बिलीव। The question is of the belief of the individual citizens, their rights. जी They say, I want to wear this, unless you provide a certain restriction by saying that all my students only wear this dress, which will apply to all, then it's okay. That also, if someone refuses or challenges, perhaps the court will say you can't. But I think that is all right. There are जी many schools where they say that you will have the white shirt and the blue tri-shirt or whatever. That's all right. These are things all right. You जी can do. But you beyond that, don't get into that. You can't do this something. जी You can do something. पारिक जी, अब ये मामला कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी पहुंच गया है। वहां पर भी 2 छात्राओं की तरफ से याचिका लगाई गई, जिन्होंने पहले हाई कोर्ट में भी याचिका लगाई थी। अब ये केस कहां पर स्टैंड करेगा? सुप्रीम कोर्ट में अगर इस पर जैसे सुनवाई होती है, याचिकाएं लगाई गई हैं, तो कहां और किस तरीके से रुख रह सकता है? देखिए, ऐसी मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट में स्पेशली पिटीशन फाइल किया है, तो उसके बेसिस पे पहले तो एडमिशन के लिए आती है जी सुप्रीम कोर्ट के 2 जज या 3 जज के पास मैटर आएगी। जजेस डिसाइड करेंगे कि क्या ये जो जजमेंट के खिलाफ हमको एडमिशन करना चाहिए, अपील का जो एडमिशन है उसको। तो एक तो नंबर 1, 3 चीज जी सुप्रीम कोर्ट ऑन डे 1 कर सकते हैं, एडमिट कर दे और लंबा फिर दोनों सब पार्टीज को सुन के डिसाइड करें। जी तीसरा वे कह सकते हैं जजमेंट बिल्कुल सही है और आपका पिटीशन डिसमिस करते हैं। और तीसरा ये कर सकते हैं कि जो रिस्पोंडेंट्स है, जो गवर्नमेंट है, जो अदर साइड पार्टीज कोई भी होंगे, उनको नोटिस दे सुप्रीम कोर्ट और बोलो कि आप आओ, जी हम सबको सुनेंगे, पिटिशनर वाले को भी सुनेंगे, रिस्पोंडेंट वाले भी सुनेंगे, और किसी और को भी आके इंटरवीन करना है तो कोई भी person wants to come to the Supreme Court may allow them to argue. जी And after hearing all of them, the Supreme Court will take a decision. जी शुक्रिया पारिक जी, आपने तमाम जो तरीका रहेगा अब उसके बारे में समझाया, लेकिन एक सवाल मेरा अभी भी यहाँ पर ये बना हुआ है कि देखिए जी, जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि हम इक्वालिटी की बात करते हैं और अक्सर स्कूलों में, क्योंकि पहले जब देखा गया तो इक्वालिटी को लेकर ही जो ड्रेसेस थी, जो स्कूल ड्रेस थी, वो इक्वालिटी लाने के लिए स्टूडेंट्स के बीच में एक वो धारणा किसी के मन में ना रहे कि अच्छा ये महंगे कपड़े पहनकर आया है, ये सस्ते कपड़े, तो वो ना रहे, इसीलिए जो यूनिफॉर्म का लाया गया था। और ऐसे में जब यूनिफॉर्म सिस्टम है तो उसमें जब ये बात की गई कि ठीक है ये अनिवार्यता नहीं है और अगर हिजाब नहीं भी पहनेंगे, आप क्लास के अंदर ना पहने, तो उसको किस तरीके से देखेंगे? क्या ये उस इक्वालिटी जो लाने की कोशिश ड्रेस के माध्यम से की गई थी, हिजाब क्या उसके बीच में रोड़ा बन के अड़ेगा? देखिए, जैसे मैंने कहा कि यदि कोई भी कॉलेज और स्कूल प्रिस्क्राइब करते हैं कि इस तरह का ड्रेस आप पहनोगे, जैसे मैंने बोला कि व्हाइट शर्ट और ये दूसरा कलर जो ब्लू बोले, जो भी कलर बोले, जी ऐसा बोले, आपको ये बनाना है और स्कूल में भी वो आप खरीद सकते हैं और ये तो बाहर भी कहीं मार्केट से भी आप खरीद सकते हैं और इस तरह से जी आप आ जाओ। ऐसा कहे तो जनरली कोर्ट इंटरफियर नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे वो
think that everyone should be in the same dress. जी। तो इस तरह से बात करे तो कोई चैलेंज करे तो कोई बोलेंगे कि भाई इसमें क्या है, कोई इसमें कोई रिलीजन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जज कहती है कि हमारे स्टूडेंट्स को मैं देता हूँ, तो उसमें शायद सुप्रीम कोर्ट कहेंगे कि भैया ठीक है, इसमें कोई अनरीजनेबल नहीं। लेकिन यदि आप उसको फोर्स करो कि आप कुछ भी पहनो लेकिन ये नहीं पहनोगे, वो गलत है जी। किसी दूसरे को तो आप अलाउ करते हैं कि उसको जो पहनना है, लेकिन आप बोलो कि नहीं आप सब यही पहनोगे और कुछ नहीं पहनोगे, जी। तो वो गलत है। और क्योंकि एक तो भी कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, जी। और इट विल आल्सो बी अनरीजनेबल। जी जी। What is the point? What do we want to do? They want to go to a school. They want to learn something. जी। What is this? What you wear? What you not wear? How do you bother? And how can you force anyone? जी। As far as I'm concerned, there is no right to take away. He has a right to wear what he likes. जी जी। As I said, subject to certain restrictions. You can't be very nude or looking type of dress or right. जी। That you can say that will be all right because it is a reasonable restriction. जी। So you can't be impose them, but you can say that you will not do something which is unreasonable. जी। So that is possible. That is understandable and nobody will object. But don't do all these too much जी। funny things about caste. Okay. What is in what जी जी। what religion and all that. जी, बहुत शुक्रिया पारेख जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और बहुत अच्छे से इस पूरे मसले को लेकर अपनी राय आपने रखी। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। वहीं इस बीच में हमारे साथ दीप्ति सिंह जी भी जुड़ गई हैं, अधिवक्ता हैं। बहुत स्वागत है दीप्ति जी आपका FM न्यूज़ पर। शुक्रिया। दीप्ति जी, जिस तरीके से आज ये फैसला आया है, जब ये कहा गया कि ठीक है हिजाब मामले को लेकर जो बात लगातार लोगों के जहन में थी कि आखिर क्या फैसला आएगा, अब कोर्ट ने साफ कर दिया कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म में आवश्यक जो धार्मिक प्रथा है उसका हिस्सा नहीं है और जो प्रतिबंध थे वो यूं के यूं रखे गए। किस तरीके से इस पूरे फैसले को लेकर देखती हैं आप? देखिए, ये हाईकोर्ट का फैसला है क्योंकि हाईकोर्ट के पास जो याचिका आई तो पहले सरकार ने वहां पे आदेश दिया कि बच्चों को यूनिफॉर्म जरूरी है और यूनिफॉर्म में किसी तरीके का बदलाव, एक्सटर्नल बदलाव अंटिल जब तक इस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं होगा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। देखिए, अगर हर कोई थोड़ा बहुत बदलाव करने लग जाए तो मुश्किल में आ जाएगा। स्कूल के प्रेमाइसेस के अंदर रंग बिरंगे कपड़े दिखेंगे तो वो कहीं ना कहीं डेकोरम को दिक्कत करता है। लेकिन जिस तरीके से आज का जो फैसला आया है वो फैसला लेने में टाइम लगाया है हाईकोर्ट ने। अगर हम देखें तो इनके याचिका जनवरी के समय का है और उसमें काफी लंबे समय तक इसमें कई लोगों ने इसके ऊपर अपने एक तरह से कहिए कि जांच पड़ताल की गई है, अन्वेषण किया गया है, कई स्कॉलर्स को इसमें शामिल किया गया जिनकी अलग अलग टिप्पणियां ली गई और सबके बाद एक जस्ट लिया गया कि एक्चुअल में जिस चीज की लड़ाई सब लोग लड़ रहे हैं उसको पहले समझा जाए। और यही वजह है कि जो आज 3 जजेस के जो बेंच बैठी थी उसमें एक मुस्लिम जज को भी रखा गया था जिनके भी वो यही थे कि भाई इस्लाम के अंदर कभी भी इस तरीके के कपड़े के बारे में कोई उनके धर्म के किसी किताब में ऐसा कोई जिक्र नहीं है। फर्दर लोगों ने इसमें अपने तरीके से प्रथा एक बनानी शुरू कर दी क्योंकि ठीक है हर एक धर्म का अपना एक तरीका होता है, लेकिन वो स्कूल में किसी भी तरीके के धर्म को प्रश्रय देना जायज नहीं है क्योंकि फिर तो बहुत सारे धर्म है हमारे देश में, हर धर्म के लोग आएंगे और अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ये फिर हमारी यूनिफॉर्मिटी को इसमें दिक्कत आएगी। स्कूल यानी यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्मिटी, हर किसी को एक तरीके से रहना है, एक रंग में रंगना है, कोई अलग ना दिखे, सब लोग समान तरीके से दिखे, ये स्कूल के अंदर हम लोगों को सिखाया जाता है जो समानता के अधिकार के अंदर आते हैं। जी दीप्ति जी एक सवाल मेरे यहाँ पर, अब सुप्रीम कोर्ट ये फैसला गया है, जो फैसले को लेकर याचिका लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट में 2 छात्राओं की तरफ से, अब आगे क्या प्रक्रिया पूरी रहने वाली है? देखिए, अभी तो 2 छात्राओं के साथ साथ अभी बहुत सारे लोग इसमें जुड़ेंगे क्योंकि हमें पता है कि जब ये यहाँ कर्नाटक में इस तरीके का विवाद शुरू हुआ था तो धीरे धीरे ये विवाद रंग पकड़ना शुरू हुआ था भारत के और कई अन्य हिस्सों में, है ना, जहाँ पे 144 धारा कई जगह लगाए गए, काफी पथराव मार पिटाई हुआ जो हम लोगों ने न्यूज में
तो हमें ये तो समझ में आ रहा है कि ये फैसला यहीं आकर नहीं रुकता, इसको कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट तक तो ले जाया जाएगा। अभी और भी बहुत सारे लोग होंगे, दो पक्ष होते हैं किसी भी केस में, एक संतुष्ट होता है और एक अग्रीव होता है। तो जिनको अभी संतुष्टि नहीं हुई है इस आज के ऑर्डर से, तो निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे और ये उनका राइट भी है, करना भी चाहिए। तो इसमें लंबा समय लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पे राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की लड़ाई है। हर किसी को अपनी बात बोलने की आजादी हमारे देश में है, अभिव्यक्ति की आजादी है, और हमारी बात कहने के लिए आपके पास सबसे अच्छा फोरम कोर्ट होता है, जहाँ आप अपनी बात, अपने कौम की बात एक तरह से सबके लिए एक पक्ष के रूप में रखते हैं। तो यहाँ पे वो जाएंगे जरूर सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट का नजरिया यही होगा कि अगेन इसके ऊपर कोई कमेटी बैठाई जा सकती है और उसके ऊपर उसमें उनको जांच करने के लिए कहा जाएगा, और इसके ऊपर और भी कई चीजों को शामिल किया जाएगा जिसके तहत लोग इसमें अपने अपने वर्डिक्ट्स रखेंगे, और तब जाकर कहीं एक फैसले पे सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच पाएंगे। तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट याचिका पहले दिन ही खारिज कर दे, या हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर इस याचिका को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर इसको फर्दर जांच का ही विषय रहेगा इसके अंदर, कि इसको अच्छे से जांचा जाए कि इस धर्म के अंदर क्या इस प्रथा को कितना प्रश्रय मिलता है और इसको कितना आगे लेके चलना चाहिए। जी दीप्ति जी, अगर फैसले को समझने की कोशिश करें तो क्या मेन पॉइंट्स, अगर हम देखें ये जो फैसले के पीछे किन मेन पॉइंट्स को ध्यान में रखा गया है? देखिए, मेन पॉइंट्स जब हम लोग पूरे फैसले को पढ़ेंगे तो पॉइंट्स पे, बिंदुओं पे है, विचाराधीन बिंदु जो है उसमें सबसे पहले है कि स्कूल के शिक्षण संस्थान को पॉलिटिक्स का एरिया नहीं बनाना चाहिए, और यही ध्यान में रखा गया है, क्योंकि आज एक स्कूल के अंदर ये इजाजत दे दी जाती है कि आप हिजाब को या पगड़ी को या किसी भी ड्रेस को, एक्सटर्नल ड्रेस को, जो आपके स्कूल के यूनिफॉर्म का पार्ट नहीं था, वो फिर आने वाले समय में कहीं ना कहीं बाकी चीजों को, बाकी स्कूलों में भी दिक्कतें शुरू हो जाएंगी, फिर स्कूल और यूनिफॉर्म का कोई मायने नहीं रहेगा, ये बात खो जाएगा। जी दीप्ति जी, आप हमारे साथ बनी रहिए। एक और मेहमान उसरा इमरान राना हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गई हैं, मुनव्वर राना की बेटी हैं। उर्सा जी, अगर आपसे जानना चाहूँ, जिस तरीके से देखिए लगातार हिजाब विवाद चल रहा था, काफी वक्त से इस मुद्दे को उठाया जा रहा था, और इस बीच में बयानबाजी भी तेज हो रही थी, आज जो फैसला आया है उसको किस तरीके से देखेंगे आप? देखिए, जहाँ तक कोर्ट की बात है, हम लोग सब संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन जहाँ तक ड्रेस कोड की, जहाँ तक हिजाब की बात है, तो देखिए इस पे इतना विवाद होना, इस पे अपनी बात, संविधान में नहीं लिखा है कि आप कपड़े कैसे भी पहनिए, कपड़े आप जीन्स नहीं पहन सकती, साड़ी नहीं पहन सकती, हिजाब नहीं कर सकती, किसी भी संविधान में नहीं लिखा है, किसी किताब में नहीं लिखा है। भाई अपना अपना आस्था है सबकी, कोई पल्लू डालता है सर पे, हाँ, क्रिश्चियन है तो वो अपना हिजाब अपने तरीके से बांधते हैं, मुस्लिम है अपने तरीके से बांधते हैं, अगर कोई बांध रहा है तो उसमें इतना विवाद नहीं होना चाहिए, सबको अपनी राइट्स हैं, लिबर्टी। लेकिन उर्सा जी, जिस तरीके से देखिए, आपने कहा कि अपने अपने बिलीफ्स हैं, बिलीफ ठीक है, लेकिन शिक्षा के लिए जहां पर आप जा रहे हैं, चाहे स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, लेकिन वहां पर एक ड्रेस जो लगाई गई है, स्कूल्स में ड्रेस होती है, वो इक्वालिटी होती है, ताकि स्टूडेंट्स के बीच में किसी तरीके का कोई मतभेद इस वजह से ना रहे कि अच्छा ये ऐसा पहन रहा है और मैं ऐसा पहन रहा हूं, तो वो विवाद। लेकिन फिर ड्रेस कोड को लेकर आपत्ति क्यों? अगर ठीक है, बिलीफ्स अपनी जगह है, बिलीफ्स हर एक धर्म के होते हैं, लेकिन शिक्षा के जगह पर इस तरीके का विवाद होना या मसला उठना, क्या वो सही लगता है आपको? देखिए, अगर आप उसकी बात कर रहे हैं तो सिस्टर्स, आप मिशनरीज स्कूल में सिस्टर्स लोग पहने रहते हैं, गाउन पहने रहते हैं, ऊपर हिजाब, तो फिर वो क्यों पहने रहते हैं? भाई हर का अपना अपना धर्म है, हर को मानना चाहिए और हर अपनी आस्था है। अगर कोई हिजाब हम करना चाह रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? भाई अगर हम अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाह रहे हैं, हम पर्दे में रहना चाह रहे हैं, भाई हमारा इस्लाम जो कह रहा है, भाई देखिए भगवान राम जो कह रहे हैं लाजमी उसको मानना है हिंदुओं को, हमारे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है हमें उसे मानना है। उसमें विवाद कैसा? भाई अपने अपने धर्म को मानना क्या गलत है उसमें? इसको एक वो देना है ना, और एक कम्युनिटी को टारगेट करना, तो ये गलत है। देखिए मेन जो जुर्म है, हाँ, जो जुर्म हो रहा है, हाँ, उसको देखिए, उस पे सजाएं हो, उस पे हम लोगों को गौर करना चाहिए, ना कि ये कपड़ों लत्तों तक पे
बात आना, तो ये कोई अच्छी चीज नहीं जी है। इससे जी मैसेज जी भी गलत जा रहा दीप्ति है। जी भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। दीप्ति जी, आपने सुना उरुसा जी को, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि एक तरीके से एक कम्युनिटी को यहाँ पर टारगेट ना किया जाए, किस तरीके से देखेंगे उनकी बात को? क्योंकि लोगों के जहन में अभी भी ये चीज है कि ठीक है, ये फैसला सिर्फ स्कूल या शिक्षा से जुड़ा हुआ नहीं है, या कोर्ट में जिस तरीके से वो आया है, लोगों के मन में अभी भी इसे लेकर बहुत असंतुष्टि है फैसले को लेकर। मैं इनकी बात से पूरे एहतराम रखती हूँ, लेकिन यहाँ पे शायद अभी जो हमारा विषय है, जो मुद्दा है, स्कूल का है। कहीं आमतौर पे घूमने पहनने के लिए आजादी पे कोई रोक नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर स्कूल के प्रेमाइसेस के कुछ रूल रेगुलेशंस है, डेकोरम है, जिसके बारे में हम लोग सुबह से बात कर रहे हैं, वहाँ पे अगर किसी तरीके की आपत्ति है तो उस आपत्ति को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जब आपने एडमिशन लिया था तो आपने देखा था कि उस स्कूल के अंदर किस तरीके के कपड़े की आजादी है और मनाही है। आजादी है यानी कि आप क्या क्या पहन सकते हो, और मनाही में ये हो सकता है कि पहले कहीं ना लिखा हो और इसको अब स्कूल को लग रहा हो कि नहीं, ये कहीं ना कहीं स्कूल के ड्रेस को कहीं दिक्कत दे रहा है और ये स्कूल में यूनिफॉर्मिटी के साथ नहीं दिख रहा, तो ये एक वजह है। पर ये आम तौर पे पहना जाने वाले ड्रेस और आम दिनों के कपड़े की बात नहीं हो रही है, ये स्कूल के प्रेमाइसेस के अंदर एक ड्रेस की बात हो रही है। तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि भारत में किसी भी देश के किसी भी कौम को किसी भी बात की मनाही नहीं है। पंजाबी पगड़ी पहने, क्रिश्चियन अपना हिजाब पहने, मुस्लिम अपना हिजाब पहने, हिंदू औरतें अपने सर पे पल्लू डाले, वो सब कर सकती हैं। पर क्या स्कूल के अंदर स्टूडेंट अपने सर पे पल्लू डाल के साड़ी पहन के आ सकता है क्या? नहीं, वहाँ पे उनको स्कूल के ड्रेस के अकॉर्डिंग ही आना पड़ता बिल्कुल। है। ये सारी चीजें वहाँ नहीं है। अगर किसी को भी इजाजत नहीं है तो किसी एक पर्टिकुलर कॉम को भी अननेसेसरली बात बढ़ाने जैसा कुछ नहीं था। जी दीप्ति जी, वक्त की बहुत कमी है, मेरे पास वक्त की बहुत कमी है। उरुसा जी से आखिरी कमेंट चाहूंगी पूरे इस मसले को लेकर। उरुसा जी 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 देखिए, अगर जहाँ तक इन्होंने यूनिफॉर्म की, तो देखिए अगर साड़ी पहन के टीचर आती है, बिंदी लगाती है, तो हम तो उसमें कोई वो टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन उरुसा जी, ये टीचर्स को लेकर नहीं है, यहाँ पर स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं हम। एक मिनट, मुद्दा देखिए, मुद्दा यहाँ पे ये होना चाहिए कि जब कोविड में लड़की का बुर्का खींचा जाता है, जैसे वहां हुआ था, और जय श्री राम के नारे लगाए थे उसके पीछे, बच्ची के पीछे, या कोई भी लड़की हो, किसी भी कौम की हो, अगर उस बच्ची के साथ गलत होता है तो ये मुद्दा उठना चाहिए, उस पे रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, इस पे कानून बनना चाहिए, है ना कि एक नकाब और कोई अगर हिजाब कर रहा है उस पे रिस्ट्रिक्शन और उस पे कानून बन रहा है। तो मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, एक माँ हूँ और एक बहन भी हूँ, तो मेरा ये मानना है कि जहाँ पे ये सब चीजें हो रही हैं, बच्चियों के साथ गलत चीजें हो रही हैं, लड़के छेड़ रहे हैं, बदतमीजी हो रही है, उस पे कानून बने, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि कपड़ों। बिल्कुल उरुसा जी, महिला होने के नाते हम सभी यही बात कर रहे हैं, दीप्ति जी भी यही बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप कार्यक्रम में हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी, अपनी राय दोनों ने इस पूरे मसले को लेकर रखी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना एक कीमती वक्त हमें देने के लिए। ठीक है, महिलाओं के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर बात होनी बहुत जरूरी है, तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होना भी बहुत जरूरी है, लेकिन फिलहाल मुद्दा ये चल रहा है कि आखिर शिक्षा के मंदिर में जिस तरीके से जो है, क्या एक ड्रेस कोड जो बनाया गया है वो किस लिए बनाया गया है? क्योंकि इक्वालिटी की बात रखते हुए ड्रेस कोड रखा गया था और इस बीच में हिजाब का विवाद उठा, हिजाब को लेकर कोर्ट में फैसला आ गया, सुप्रीम कोर्ट में अब याचिका लगा दी गई है, और ऐसे में अब किस तरीके से आगे जो है बयानबाजी तेज होती हुई नजर आ रही है, सियासत किस तरीके से तेज हो रही है, और सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं, जो कि सवाल आज हमने सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए आज यही था कि क्या हिजाब जो मुद्दा है उसको उस मुद्दे की तरह ना उठाकर उस पर सियासत की जा रही है। तो तमाम मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़े थे, चर्चा भी की गई। अब आगे बढ़ेंगे और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि इस्लाम स्वयं परिभाषित करता है कि विश्वास के अभ्यास के लिए क्या जरूरी है, इसलिए न्यायपालिका का काम आसान हो गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कुरान में 7 बार हिजाब का जिक्र किया गया है, लेकिन ड्रेस कोड के संदर्भ में नहीं। क्या कुछ और कहा, सुनिए जरा। Religion itself defines what is essential for the practice of faith. Therefore, it is the job of the judiciary has become very easy. It is not for me or you to define what is essential in Islam. Islam itself says 5, it calls them Arkan-e-Khamsa, 5 pillars, 5 essential things. And it is noteworthy
that out all those 5 things which have been described as pillars of the faith, they have nothing to do with politics. They have nothing to do with any subject other than spiritual development and elevation. So when the religion itself has spelled out in detail what is essential to the practice of faith, do I have the right to add something to it? Do I have right to delete anything from it? No. And hijab does not figure. Hijab, I have already told you, 7 times this word has been used in the scripture, and nowhere it has been used in the context of the dress of a woman. Nowhere. And I'm not challenging anybody. I shall be grateful if they can point out something from the Quran that here hijab has been used in the context. हिजाब को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर प्रदेश सरकार में मंत्री के एस ईश्वरप्पा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा, हमें बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है। हिजाब के बारे में कोर्ट क्या डिसीजन लिया है, मैं बहुत संतोष से इसको स्वागत कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत दिन कर्नाटक के मुसलमान जो विद्यार्थियों को बहुत प्रॉब्लम हुआ था, कोई आदमी उनको प्रचोदन दिया था, इसलिए ये प्रॉब्लम था। लेकिन आज कोर्ट क्या डिसीजन लिया है, उसको कौन कौन प्रचोदन किया था, वो पहले उनका क्या करना है वो डिसीजन लेना है। कोई आदमी माने कौन है सर? कोई आदमी माने कौन है वो मुझे मालूम नहीं, इसलिए सभी विद्यार्थियों को अच्छा शिक्षण देना है। इसलिए कोर्ट क्या बोला है वो सभी भी उसको मानना है। सर, आज ये इनफैक्ट एडवोकेट से बोला हुआ है, क्या प्रभुत्व में क्या करना है। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने छात्राओं की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। स्कूल कॉलेज में विद्यार्थी यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है। कोर्ट ने इस फैसले पर जो पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती हैं, उनकी तरफ से नाराजगी जताई गई है। उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को निराशाजनक बताया है। हिजाब पे जो बैन जो लगाई गई उसको जो हाई कोर्ट ने कायम रखा है, ये बहुत ही मायूसकुन फैसला है कि एक लड़की या एक औरत को ये भी इजाज़त नहीं है कि वो क्या पहने और क्या ना पहने। तो मैं समझती हूँ एक तरफ से हम बहुत बड़े दावे करते हैं औरतों के अधिकारों की, उनकी इख्तियारात की, कि उनको बाइख्तियार बनाना है, एम्पावरमेंट करना है, और दूसरी तरफ से हम उनको ये भी हक नहीं देते हैं कि वो क्या पहने और क्या ना पहने। और अगर वो अपनी मर्जी के मुताबिक कपड़े पहनती है तो उनको हरासा किया जाता है। सड़कों पे आपने देखा किस तरह गुंडे मवाली उनके पीछे पड़ जाते हैं, और सरकारें जो वहाँ की होती हैं वो तमाशाबीन बन जाती है। तो मैं समझती हूँ ये बहुत गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हर इंसान को, हर औरत को, हर बच्ची को ये हक होना चाहिए कि वो क्या कपड़ा पहने और क्या कपड़ा नहीं पहने। हिजाब को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी स्वागत किया। उन्होंने सभी छात्रों को एक होकर पढ़ाई करने की अपील की है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि राज्य और देश को आगे बढ़ना है। सभी को हाईकोर्ट के आदेश को मानकर शांति बनाए रखनी चाहिए। छात्रों का मूल कार्य अध्ययन करना है, इसलिए इन सबको छोड़कर उन्हें पढ़ने पर ध्यान देना चाहिए, एक और होना चाहिए। उन्होंने कुछ और भी कहा है, सुनिए जरा क्या कुछ कहा। कर्नाटक हाईकोर्ट का इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। मैं सभी संबंधित लोगों से अपील करता हूं कि अभी देश और राज्य आगे बढ़ना है। ये संकुचित चीजों में हम नहीं पड़ना है। जो हाईकोर्ट का निर्णय है सबको पालन करके एक शांति का माहौल बना के रखना है। और जो छात्र जो है उनका मूलभूत काम है अध्ययन करना, ज्ञानार्जन करना, यही काम है। इसलिए सब छोड़ के अच्छे एक माहौल में, न हिंदू न मुस्लिम न कोई जातिवाद नहीं है, कुछ नहीं है, सब मिलके एक होके।
वहीं कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद लगातार बयानबाजी तेज हो रही है। इसमें हिजाब को इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं माना गया। अब इस मसले पर राजनीति तेज हो गई। मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद फिरंगी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। देखिए, हम सब लोग अपने मुल्क के अदालतों का, जुडिशरी का पूरी इज्जत और एहतराम करते हैं और उसके हर फैसले को कदर की निगाह से देखते हैं। ये जो कर्नाटक हाई कोर्ट का हिजाब के सिलसिले में फैसला आया है, इसको हमारे यहाँ के लीगल एक्सपर्ट स्टडी करेंगे और उसके बाद उसमें ये देखा जाएगा कि इसमें कोई रिलीफ का रास्ता है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो अगर लीगल एक्सपर्ट मुनासिब समझेंगे तो उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से इस सिलसिले में हम लोगों को राहत इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगी। और जहाँ तक हिजाब के शरई पहलू का ताल्लुक़ है, तो सभी लोग जानते हैं कि अपने मुल्क के आइन, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान ने अपने मुल्क के हर शहरी को अपने पसंद के मज़हब को इख्तियार करने, उसकी तबलीग करने और उस पर अमल करने की पूरी आज़ादी दी है। और इसी के तहत मज़हब इस्लाम में जो इस्लामी शरीयत है, उसकी बुनियाद कुरान और हदीस है। और कुरान में अल्लाह ने वाज़े तौर पर मुस्लिम बच्चियों को, मुस्लिम ख़वातीन को हिजाब का या पर्दे का हुक्म दिया है। और लिहाजा जो बात अल्लाह ने कुरान में फरमा दी, तो जाहिर सी बात है हम लोगों के नज़दीक वो इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट है, इस्लाम का एसेंशियल पार्ट है। इस वजह से मुस्लिम बच्चियाँ हिजाब करती हैं। अब कोई भी किसी भी बच्ची को हिजाब जिस तरीके से करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, उसी तरीके से किसी भी बच्ची को हिजाब उतारने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। बहरहाल हम ये समझते हैं कि हमारे मुल्क में चाहे स्कूल, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज़ हों, जितनी भी तालीम गाहें हैं, वहाँ लड़का हो या लड़की हो, स्टूडेंट्स को डिसेंटली ड्रेसअप होकर जाना चाहिए। और क्योंकि वहीं हिजाब को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले पर बिहार विधानसभा में बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कुछ इस मसले पर कहा है, सुनिए जरा। धन्यवाद देते हैं जो इस देश के अनुकूल है। आप ही से मैं पूछना चाहता हूं, क्या शैक्षणिक संस्थान, सेना, सिपाही, इसमें मजहबी ड्रेस चलेगा? मजहबी ड्रेस सड़क पर घूमने के लिए है, सिनेमा देखने के लिए है, होटल जाने के लिए है, हॉस्पिटल जाने के लिए है, शैक्षणिक संस्थान के लिए और सरकारी काम जहां होता है, प्रशासनिक काम जहां होता है, वहां मजहबी ड्रेस में जाएंगे तो इससे काम में बाधा पहुंचेगी। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है वो बहुत। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद पर फैसला दे दिया। इसमें हिजाब को इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं माना गया। अब इस मसले पर राजनीति तेज हो गई। असुद्दीन ओवैसी ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से असहमति जाहिर की है। इतना ही नहीं, उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत बाकी संगठनों से इसके खिलाफ आवाज उठाने की बात भी की है। वहीं आपको बता दें, हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने लिखा, मैं कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से सहमत नहीं। फैसले से असहमत होना मेरा हक है। मुझे उम्मीद है कि याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ओवैसी ने अगले ट्वीट में लिखा कि मुझे उम्मीद है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ बाकी संगठन भी इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। किसी काज का नहीं है। और यही मोदी सरकार ने, आयरिश सरकार ने जब हिजाब और टर्बन को अलाउ किया अपनी पुलिस में, तो उसमें वेलकम किया। आज आप क्यों उसको खिलाफ कर रहे हैं? तो इसीलिए हर एतबार से ये संविधान के जो हमने आपसे कहा, राइट टू कल्चर, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, और आर्टिकल 15 का ये वायलेशन होता है। और संविधान का प्रियम्बल जो है ना, प्रियम्बल बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रियम्बल क्या कहता है कि लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो ये सब चीजें, इसलिए उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इसको अपील किया जाए। हमारे एमआईएम पार्टी के नेता हैं जो कर्नाटका के, उन्हें भी पिटिशनर हैं। हमारी उनसे बात होगी, हम उनसे भी कहेंगे सुप्रीम कोर्ट में अपील करें। और इसका एक और जो नेगेटिव इम्पैक्ट, एक जमाने में शोले फिल्म का डायलॉग बड़ा फेमस हुआ था, सो जा बेटा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। लेकिन मौजूदा दौर में राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं, सबको साथ लेकर चलिए नहीं तो यहां पर केजरीवाल आ जाएगा।
आम आदमी पार्टी के पंजाब में शानदार जीत के बाद एक तरफ जहां केजरीवाल का कद काफी बढ़ गया, तो वहीं दूसरी पार्टी विपक्षी पार्टियों के बीच में खौफ का माहौल है। विपक्षी खेमे में केजरीवाल के खौफ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जननायक जनता पार्टी के विधायक राम कुमार गौतम ने सदन की कार्यवाही के दौरान सीएम मनोहर लाल खट्टर से कहा कि सबको साथ लेकर चलिए सीएम साहब, नहीं तो हरियाणा में भी केजरीवाल आ जाएगा। वो कहते सांप लड़े बिच्छू लड़े जारा लाग दे, बोला जिसका लड़ दे बानिया तड़फ तड़फ मर दे। तो केजरीवाल को छोटा मोटा वो बानिया मत मानना, सारे पंजाब को पी गया, कोई लेना देना नहीं। हमारे पड़ोस का रहने वाला है सिवानी का, और हिसार में पड़ा है, दिल्ली पे कब्जा कर गया, पंजाब पे अगला उसका टारगेट हरियाणा है। इसलिए मुख्यमंत्री महोदय सबको साथ ले। आईएएफ प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आईएएफ ने अपने कामकाज में एक उड़ान सुरक्षा केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाया है और हमारे संगठन की संस्कृति इसके मूल्यों में है और इस फ्लाइट सेफ्टी कल्चर को बढ़ावा देती है। The rapid infusion of technology in modern aviation has thrown up new challenges. The foremost challenge is to prepare a human mind to rapidly and comprehensively adapt to these new technologies. This will call for a paradigm change in how we train and how we operate. A simultaneous challenge is to identify new emerging physical and mental stressors associated with the use of this new technology, which could manifest themselves as errors, thereby directly affecting safe operations. Introduction of automation has also taught us that technology can be a double-edged weapon. It reduces human workload on one hand, but it can be potentially capable of inducing more errors on the other. The recent accidents of the Boeing 737 MAX have amply proved this point. Hence, with automation and newer technology, the role of human beings in air operations may reduce in certain areas, but also increases the importance of भारत ने हाल ही में गलती से एक मिसाइल दागी थी जो पाकिस्तान में उतरी। भारत इस दुर्घटना पर गहरा खेद जताते हुए कह रहा है कि घटना उसके नियमित रखरखाव के दौरान एक तकनीकी खराबी की वजह से हुई थी। पाकिस्तान की सेना ने दावा किया कि ये मिसाइल भारत की तरफ से छोड़ी गई। वहीं आज राज्यसभा में इस मसले को लेकर बयान देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में बयान दिया और क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। सभापति महोदय, मैं इस गरिमामयी सदन को 9 मार्च 2022 को हुई एक घटना से अवगत कराना चाहता हूं। यह घटना इंस्पेक्शन के दौरान अनजाने में हुई मिसाइल की रिलीज से संबंधित है। मिसाइल यूनिट के रूटीन मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन के दौरान शाम को लगभग 7 बजे दुर्घटनावश एक मिसाइल रिलीज हो गई। बाद में ज्ञात हुआ कि यह मिसाइल पाकिस्तान के क्षेत्र में जाकर गिरी। यह घटना खेदजनक है, परंतु यह राहत की बात है कि इस दुर्घटना से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। सभापति महोदय, मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि सरकार ने इस घटना को बहुत ही गंभीरतापूर्वक लिया है और इसके लिए एक औपचारिक उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। कथित दुर्घटना का सटीक कारण जांच के बाद ही पता चल पाएगा। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस घटना के संदर्भ में ऑपरेशंस, मेंटेनेंस तथा इंस्ट्रक्शन के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की समीक्षा भी की जा रही है। हम अपने वेपन सिस्टम की सेफ्टी और सिक्योरिटी को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। इस संबंध में यदि किसी भी प्रकार की खामी पाई जाती है तो उसे तुरंत दूर किया जाएगा। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारा मिसाइल सिस्टम अत्यंत सुरक्षित और भरोसेमंद है। इसके अलावा हमारे सेफ्टी प्रोसीजर्स और प्रोटोकॉल्स उच्च स्तरीय हैं और समय समय पर इसकी समीक्षा भी की जाती है। हमारी आर्म्ड फोर्सेस वेल ट्रेंड।
युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों की सही सलामत वापसी को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज राज्यसभा में बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुश्किल हालात में भी हम अपने 22,500 से ज्यादा छात्रों को भारत वापस लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने इसी मकसद से ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की। युद्धग्रस्त हालात में अंजाम दिया जाने वाला ये एक बड़ा ऑपरेशन था। जयशंकर ने कहा कि भारतीय दूतावास ने 15 फरवरी, 20 और 22 फरवरी को एडवाइजरी जारी करके छात्रों और भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से निकालने के लिए कहा था, लेकिन लगातार हो रही एडवाइजरी जारी होने के बाद भी बड़ी संख्या में छात्र वहां से नहीं निकल पाए। उनको डर यही था कि उनकी पढ़ाई अधूरी ना रह जाए। 18,000 से ज्यादा भारतीय छात्र फंसे हुए थे। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सहित यूक्रेन एम्बेसी में भी कॉल सेंटर स्थापित किए गए। माहौल खराब होने के चलते एयर स्पेस बंद हो गया, लिहाजा छात्रों को पड़ोसी देशों की सीमा से निकालने का फैसला किया गया और इसके लिए बड़ी संख्या में अधिकारियों को पड़ोसी देशों की सीमाओं पर भेजा गया। विदेश मंत्री ने कहा कि जिस दौरान यह ऑपरेशन चल रहा था, प्रधानमंत्री लगातार इसको लेकर समीक्षा बैठक कर रहे थे और निगरानी भी कर रहे थे। सभी मंत्रालयों का पूरा सपोर्ट इस मसले को लेकर मिला। वहीं राजद नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य में अफसरशाही बढ़ गई है। तेजस्वी ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष की सुनवाई नहीं हो रही। ऐसा सरकार जहां स्पीकर बोलता है सारे को बोलता है, सरकार का मंत्री दूसरा दल का बीजेपी का बोलता है, बीजेपी का बोलता है, जेडीयू का मांझी जी को बोलता है, मांझी जी सरकार को बोलते हैं और एनएसए को इस्तीफा दे देता, को कुछ करता। आपस में लड़ रहा है सर, आपस में लगता है ये बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कुछ बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो बिहार में एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। सोमवार को विधानसभा में सीएम और विधानसभा अध्यक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक का असर सदन में भी देखने को मिला, जहां पर दोनों के बीच में कई मसलों को लेकर नोकझोंक हुई। सीएम नीतीश कुमार के स्पीकर के प्रति तीखे तेवर की वजह से विधानसभा आसन पर विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा नहीं आए। उनकी जगह वरिष्ठ बीजेपी विधायक प्रेम कुमार ने कार्यवाही का संचालन किया। वहीं सोमवार को आसन के प्रति सीएम नीतीश कुमार के व्यवहार पर सदन में हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने सफाई भी दी। विजय चौधरी ने कहा कि सीएम ने आसन से हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो भी बातें कही वो संविधान में है। इधर सदन की कार्यवाही शुरू होते ही आरजेडी विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। वहीं दूसरी ओर आरजेडी ने अध्यक्ष का समर्थन भी किया। सदन में स्पीकर के साथ हुए व्यवहार का आरजेडी विधायकों ने वहां पर काली पट्टी बांधकर विरोध किया। आरजेडी विधायकों ने सदन में जोरदार हंगामा किया, जिसके बाद विजय कुमार सिन्हा की अनुपस्थिति में सदन का संचालन कर रहे प्रेम कुमार ने सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। डिजिटल पेमेंट ऐप पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन के शेयर में भारी गिरावट का सिलसिला मंगलवार को भी बना रहा है। इससे निवेशकों का नुकसान और ज्यादा बढ़ गया। इस बिजनेस वीक के दूसरे सत्र में 13.37% तक की गिरावट के साथ कंपनी के स्टॉक ने नए हिस्टोरिकल लो को छू लिया है। इससे पहले सत्र में भी कंपनी का शेयर करीब 12% से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुआ था। पिछले साल नवंबर में लिस्टिंग के बाद से लगातार कंपनी का शेयर लुढ़क रहा है। एनएसई पर दिन के कारोबार के दौरान पेटीएम के शेयर का दाम एक समय में 584.55 रुपए के निचले स्तर पर आ गया। ये स्टॉक का हिस्टोरिकल लो है। हालांकि बाजार बंद होने के समय इसमें थोड़ा सुधार देखने को मिला और ये शेयर 85 रुपए 80 पैसे यानी कि 12.71% की गिरावट के साथ 589 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई पर कंपनी का स्टॉक दिन के कारोबार के दौरान गिरकर 585 रुपए के स्तर पर आ गया। बाजार बंद होने के समय इसका भाव 592 रुपए 40 पैसे पर रहा। इस तरीके से बीएसई पर कंपनी के शेयर के दाम में सोमवार को मुकाबले 82 रुपए 95 पैसे यानी कि 12.28% की टूट देखने को मिली।
अब बात करेंगे राजस्थान की, जहां हनुमानगढ़ में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान मंशा और स्वयं गुरु शरण छाबड़ा जन जागरूकता अभियान के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डबरवाला खुंजा में नशे के खिलाफ रैली का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि नेहरू युवा केंद्र की ओर से इस रैली का आयोजन किया गया। नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी मधु यादव ने बताया कि न नशा करूंगा और न ही किसी को नशा करने दूंगा की थीम पर इस रैली का आयोजन किया गया था। रैली को हरी झंडी दिखाकर सूचना और जनसंपर्क अधिकारी सुरेश बिश्नोई, जिला युवा अधिकारी मधु यादव और आधिकारिकता विभाग की परिवीक्षा अधिकारी अंकिता गर्ग और कार्यवाहक स्कूल प्रिंसिपल सुमन बाला ने संयुक्त रूप से इसे हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर मेहमानों ने युवाओं को नशे से दूर रहने के और नशे को लेकर कोई भी जानकारी मिलने पर संभाग स्तरीय कंट्रोल रूम नंबर 015122260042 और हनुमानगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक की ओर से जारी किए गए व्हाट्सएप नंबर 8764531201 पर शिकायत दर्ज करवाने की अपील की है। आज का ये कार्यक्रम नशा मुक्ति के तहत जो भी राज्य सरकार का मंशा अभियान के तहत नशा मुक्ति रैली का आयोजन है नेहरू युवा केंद्र हनुमानगढ़ के द्वारा किया जा रहा है। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो हम इस रैली के माध्यम से देना चाह रहे हैं यही है कि हम युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक कर सके, उन नशा एक जो उनको जकड़े हुए उस महामारी से उनको बचा सके, ताकि वो अपने शारीरिक जीवन में फिजिकल एक्टिविटी और शारीरिक खेलकूद गतिविधियों को अपने जीवन में अपनाएं और नशे को अपने से दूरी बना के रखें। बच्चों के लिए ये रैली तो आपने किया, और कोई ऐसे होली के त्योहार में बहुत कम वक्त बचा है और ऐसे में पूरे देश में हर राज्य में होली के रंग बिखरने लगे हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ में शेखावटी अंचल अपनी विभिन्न विशेषताओं के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहाँ की विशेषताओं में से एक है यहाँ की मस्ती भरी लोकोत्सव होली, जिसमें कुछ अलग ही ढंग से मनाया जाता है, जिसमें गिंदड़ नृत्य और राजस्थानी गीतों का समावेश देखने को मिलता है। हनुमानगढ़ के नोहर में भी फाग महोत्सव समिति की ओर से श्री राम वाटिका में फाग महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कलाकारों ने होली की धमाल और राजस्थानी गीतों से ऐसा समा बांधा कि हजारों दर्शक देर रात तक वहां पर झूमते रहे। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में मौजूद महिलाओं ने आयोजन की ओर से जो गरिमा में बनाया गया, जिसमें राधा कृष्ण ने 50 किलो गुलाब, चमेली और गेंदे के फूलों के साथ होली खेली। कार्यक्रम में विशेष प्रस्तुति के लिए आपनी होली डंफ मंडली को 5100 रुपए का जो है स्मृति चिन्ह दिया गया और 5100 रुपए का इनाम दिया गया और सम्मानित किया गया। चलिए, देश और दुनिया की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।